100 साल पहले एक अजीब और तेज रोशनी धरती पर गिरी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रोशनी इतनी खतरनाक थी कि उसने हर जिंदा चीज को निगलना शुरू कर दिया और हमारी ये हरी भरी दुनिया एक विशाल रेगिस्तान बन गई, मानो एक बहुत बड़ी कब्र हो। हम जैसे बची कुचे इंसान अब सिर्फ अपनी ही बनाई हुई दीवारों और फोर्ट्रेसेस के पीछे छुप कर रह रहे हैं। मैं एक बस में बैठा हूं जो माइंस की तरफ जा रही है। मेरे आसपास बैठे लोग कोई असली माइनर्स नहीं हैं। इस बस में सवार हर शख्स या तो कोई मुजरिम है या फिर भगौड़ा। मेरे पास एक हट्टा खट्टा आदमी बैठा है जो मुझे परेशान कर रहा है। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और जब मैंने बताया कि मेरा नाम जियोन है तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। वो मुझ पर हंस रहा था और पूछ रहा था कि क्या मेरे कई सारे बाप हैं जो मेरा सिर्फ एक ही नाम है। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेशरम आदमी मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर ऐसे बात कर रहा था जैसे हम पुराने दोस्त हों। उसने मुझसे पूछा कि मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया है, चोरी, धोखाधड़ी या किसी पर हमला। मैंने उसे बताया कि वो गलत है। मैंने किसी इंसान को नहीं मारा, क्योंकि मेरे ख्याल में सिर्फ ताकतवर लोग ही इंसान कहलाने के लायक होते हैं। मैंने तो बस एक ऐसे कचरे को साफ किया जो मेरा सामान चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किस्मत देखो, मुझे नहीं पता था कि वो मरा हुआ आदमी किसी बड़े शख्स ली जिरियोंग का खास बंदा था। जब मुझे खबर मिली कि ली जिरियोंग मुझे ढूंढ रहा है, तब तक मैं इस माइंस वाली बस में सवार हो चुका था। मैंने गुस्से में उस आदमी के चेहरे पर एक जोर का मुक्का जड़ा, ये सोचकर कि मैंने उसे खत्म कर दिया है। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब खून से लथपथ होने के बाद भी वो आदमी मेरी तरफ देखकर पूछने लगा कि क्या मेरा हो गया। जब मैंने उस हाथी जैसे आदमी के मुंह पर मुक्का मारा तब मुझे लगा कि खेल खत्म हो गया, पर जैसे ही उसने अपना सर उठाया मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा हाथ जख्मी हो गया था, मानो मैंने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी पहाड़ को मार दिया हो। उसने बड़े आराम से अपना जबड़ा सेट किया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि उसे लगा था कि हम भाई भाई बनकर रहेंगे, पर मैंने हद पार कर दी थी। तभी मुझे समझ आया कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। मैं इस नरक से भागने की कोशिश कर रहा था, पर यहां भी मेरा पाला एक अवेकनर से पड़ गया। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी और उसने बस के अंदर ही अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। उसके शरीर से अजीब सी लपट निकल रही थी और वो मुझे सबक सिखाने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे छूता, बस एकदम से बुरी तरह हिली। बाहर रेगिस्तान की मिट्टी ने हमारी गाड़ी को घेर लिया था। ड्राइवर चिल्ला रहा था, पर कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह होने लगा। हम किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि हमें कोई निगल रहा था। एक विशाल सैंडवर्म ने पूरी बस को अपने मुंह में ले लिया था। मैं मिट्टी के अंदर धंसने लगा। मेरे दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगीं। नियो सियोल में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था जब मेरा सामना किसी अवेकनर से हुआ था। इस दुनिया का यही कानून है, यहाँ ताकतवर लोग कमजोरों का सब कुछ छीन लेते हैं। मैं मर रहा था और मुझे लग रहा था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कमजोर हूं। मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो शायद आज मेरी मौत ऐसी ना होती, पर अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और मेरा हाथ मिट्टी की ढेर से बाहर निकलने की आखिरी कोशिश कर रहा था। मेरा दम घुट रहा था, मिट्टी मुझे हर तरफ से जकड़ रही थी और मैं गहराई में धंसते जा रहा था। मेरी आंखें बंद हो रही थीं, पर तभी मेरे अंदर एक अजीब सी चिंगारी भड़की। ये वही डर था जो मुझे बचपन से सताता आया है, वही कमजोरी जो मुझे बार बार मौत के मुंह तक ले जाती है। मैं उस अंधेरे में था जहां मिट्टी का एक भंवर मुझे निगल रहा था। अचानक मेरे दिमाग में पुरानी तस्वीरें घूमने लगीं। वो टूटे हुए शहर, आईफिल टावर का मलबा जो रेगिस्तान में धंस चुका था, और वो नीला प्लैनेट जो अब पूरी तरह मिट्टी बन चुका है। मेरी सांसें उखड़ रही थीं और मुझे महसूस हो रहा था कि शायद यही अंत है, पर मेरी रगों में दौड़ता खून मना कर रहा था। मेरे दिमाग के एक कोने से एक आवाज आई, सैंड ब्लास्टर। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और मेरे हाथों से मिट्टी का एक विशाल ब्लास्ट निकला जिसने उस सैंडवर्म के शरीर को चीर दिया। वो विशाल कीड़ा जो पूरी बस को निगलने चला था, मेरे एक हमले से ढेर हो गया। मैं उसके मुंह से बाहर निकल आया, खून और मिट्टी से लथपथ पर जिंदा।
मैं वहां खड़ा हुआ उस विशाल मरे हुए सांप के सामने, जो अब एक पहाड़ जैसा दिख रहा था। इस जहन्नुम जैसी दुनिया में जहां हर तरफ सिर्फ धूल और मिट्टी है, मैंने एक फैसला किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। इस मिट्टी की दुनिया में अब मैं ही कानून लिखूंगा। मैं उस मरे हुए मॉन्स्टर के साए में खड़ा था, ये जानते हुए कि अब मेरी असली कहानी शुरू हुई है। मेरा पूरा बदन दर्द से फट रहा था। वो दर्द इतना साफ था कि मुझे लग रहा था मेरे शरीर की एक एक कोशिका पागल हो चुकी है। पर तभी मुझे एहसास हुआ, यही मेरा अवेकनिंग था। मेरे सामने वो विशाल सैंडवर्म अभी भी खड़ा था, पर अब मैं डर नहीं रहा था। मैंने उसे ललकारा, या कम ऑन। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, एक भारी आवाज गूंजी, तुम सिर्फ रास्ते में बीच में आ रहे हो। अचानक मुझे एक जोरदार धक्का लगा और मैं हवा में उड़ता हुआ मिट्टी पर जा गिरा। मैं वहां पड़ा मिट्टी चाट रहा था और सोच रहा था, ये कौन है? ये इतनी जल्दी इतने पास कैसे आ गया? जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नया शख्स वहां खड़ा था। उसने एक ही झटके में उस विशाल सैंडवर्म को जमीन पर ढेर कर दिया था। मैंने पहले कभी ऐसा अवेकंड नहीं देखा था। तभी एक नीले बालों वाली लड़की जिजेल मेरे पास आई और बड़े गर्व से बोली, देखा, इसीलिए वो कैप्टन है, जैंग योंग बियोम। मैं हैरान था कि कोई इतनी जल्दी उस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। पर तभी मैंने महसूस किया, मेरा हाथ ठंडा पड़ रहा था। कैप्टन ने मेरी तरफ देखा और जिसेल को बुलाया। जिसेल ने तुरंत सल्यूट किया और अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले जाने लगी। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। जिसेल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटना शुरू किया। वो मेरा रैंक देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, मगर जैसे ही उसने पट्टी हटाई वो ठिठक गई। उसने हैरानी से चिल्लाते हुए कैप्टन को बताया कि मेरे पास कोई रैंक बैज नहीं है। वहां मौजूद लोग परेशान थे क्योंकि बिना बैज के अवेकेंड होना नामुमकिन लग रहा था। कैप्टन ने फैसला किया कि मुझे उनकी गाड़ी डॉज में डाल दिया जाए, क्योंकि मैं वैसे भी उन्हीं माइंस की तरफ जा रहा था। जब मैं गाड़ी के पीछे पड़ा था, वो लोग आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। मैंने महसूस किया कि मिट्टी और रेत बिल्कुल वैसे ही हिल रहे हैं जैसा मैं चाहता हूं। मैं समझ गया था कि मैं अवेकंड हो चुका हूं, पर मेरा बैज इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि उसका रंग रेत जैसा ही है। मैंने देखा कि मैजिक टाइप्स का बैज नीला ब्लू होता है, कॉम्बैट टाइप्स का बैज लाल रेड होता है, लेकिन मेरा बैज अलग था, जो शायद मेरी अनोखी अफिनिटी को दिखा रहा था। रेत को काबू करने की ऐसी शक्ति के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि सिस्टम मुझे सबसे नीची एफ रैंक दिखा रहा है, पर मैं जानता हूं कि इस शक्ति की संभावनाएं इस रेगिस्तान की तरह अनंत हैं। मैंने तय किया कि जब तक ये ताकत पूरी तरह मेरी नहीं हो जाती, मैं इसे छुपा कर रखूंगा और सही वक्त का इंतजार करूंगा। पूरा रेगिस्तान अब मेरा होगा। अब मेरा नया सफर शुरू हो रहा है। क्या मैं इतनी बड़ी शक्ति को सबसे छुपा पाऊंगा? रेत की ताकत मेरे हाथों में महसूस हो रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि अब ये पूरी दुनिया मेरा स्टेज बनने वाली है। जब हम आगे बढ़े तो मेरे सामने माना स्टोन माइन का नजारा था। वहां एक चेक पॉइंट भी था जो देखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा था। गाड़ी रुकते ही एक गुस्से वाले आदमी ने मुझसे कहा, हे तुम मेरे साथ चलो। मेरे हाथ अभी भी बंधे हुए थे, इसीलिए मैंने उसे याद दिलाया, तुमने अभी तक मुझे खोला नहीं है। पर वो सुनने के मूड में नहीं था और मुझे धमकी देने लगा। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और जिजेल मुझे देख रहे थे। कैप्टन को कुछ सही नहीं लग रहा था। जिजेल ने मजाक में कहा कि शायद मेरा बचना सिर्फ एक किस्मत का खेल था, पर कैप्टन ने साफ मना कर दिया। वो उस गहरे गड्ढे को देखकर हैरान थे जो मैंने बनाया था। कैप्टन ने अफसोस जताया कि उन्हें मेरा नाम पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मेरे लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। मैं अनजान बनकर उनके साथ माइन के अंदर चला गया, पर मेरा असली मकसद अभी बाकी है।
मैं माना स्टोन माइन पहुंच चुका था, जहां हर तरफ गुलामी और मौत का साया था। माइन के अंदर का नजारा डहलाने वाला था। बेहिसाब लोग जंजीरों में जकड़े हुए, मिट्टी और खून से सने, दिन रात मेहनत कर रहे थे। वहां दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे जिन पर लिखा था शाइन विद आवर लेबर, जो वहां की कड़वी हकीकत का एक मजाक लग रहा था। मेरे दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगी। मैंने वो वक्त याद किया जब लोग सिर्फ सोने के लिए अपनी जान गंवा देते थे। वो लालच, वो भूख और वो गिरते हुए शरीर सब मेरी आंखों के सामने घूम गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि किस्मत ने मुझे दोबारा वहीं ला खड़ा किया है, पर इस बार मैं शिकार नहीं बनूंगा। वहां के गार्ड ने मुझे एक नया नाम दिया, 666। उसने मेरे चेहरे को झटके से पकड़ा और पूछा कि मैं कहाँ खोया हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरा गुस्सा बढ़ने लगा था। उसने मुझे धमकाया और कहा कि यहां से निकलना नामुमकिन है। तभी मेरे अंदर की शक्ति ने करवट ली। मैंने महसूस किया कि मेरी सैंड पावर मुझे इस कैद से निकालने का रास्ता दिखाएगी। मैंने दबे पांव अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू किया। गार्ड को लगा कि मैं डर गया हूं, पर असलियत में मैं सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मैंने उसे दिखा दिया कि मैं अब वो पुराना लाचार इंसान नहीं हूं। एक पल के लिए सब रुक गया और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने सिर्फ तबाही थी। गार्ड जमीन पर था और मेरी मुट्ठी में रेत चमक रही थी। मैंने अपने मन में कहा, दुनिया को लगता है मैं उनका गुलाम हूं, पर जल्द ही वो मेरी थपकियों पर नाचेंगे। मेरा सफर अब दुश्वार होने वाला था, पर मैं तैयार था। माना स्टोन माइन की गहराइयों में हर दिन मौत से सामना होता था। माइन के सुपरवाइजर, जिसे सब ओल्ड मैन कहते थे, ने मुझे और एक अन्य मजदूर को एक खतरनाक काम पर भेजा। उसने मुझे एक आवर ग्लास थमा दिया और कहा कि जब तक ये आवर ग्लास चलता रहेगा तब तक हमें उस गहरे गड्ढे के अंदर रहना है। उसने साफ चेतावनी दी थी कि अगर हम वक्त से पहले बाहर आए तो वो हमें वहीं मार देगा। गड्ढे के अंदर का माहौल खौफनाक था। मेरे साथ गया मजदूर डर से कांप रहा था और कह रहा था कि ये किसी की मौत की सजा जैसा है। जैसे ही हम काम शुरू करने वाले थे, एक बड़ा हादसा हो गया। माइन की छत गिरने लगी और हर तरफ पत्थर गिरने लगे। मेरा साथी मजदूर डर के मारे चिल्लाने लगा और बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुपरवाइजर ने बेरहमी से उसे वहीं रोक दिया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। वो चिल्ला रहा था, अपना मुंह बंद रखो। उसने सबको धमकाया कि जो कोई भी डर दिखाएगा उसका अंजाम बुरा होगा। मैंने ये सब देखा और महसूस किया कि यहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। सुपरवाइजर ने मेरे चेहरे को झटके से पकड़ा और मेरी आंखों में देखा, ये जानने के लिए कि क्या मैं भी डर गया हूं, पर मैंने अपनी आंखें नीचे नहीं की। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास अब वो सैंड पावर है। सुपरवाइजर ने हैरानी से मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम कोई सपना देख रहे थे? मैंने बस इतना ही सोचा कि ये जहन्नम जल्द ही खत्म होने वाला है। मुझे पता था कि ये आवर ग्लास सिर्फ मेरा वक्त नहीं, बल्कि इन सब का वक्त भी गिन रहा है। मैंने उस गहरे अंधेरे गड्ढे में कदम रखा, जहां हर तरफ खतरा ही खतरा था। मेरे ऊपर से छत गिर रही थी और मौत मेरे सर पर मंडरा रही थी। सुपरवाइजर ने मुझे एक आवर ग्लास थमा दिया था, ये जानते हुए भी कि ये एक मौत का कुआं है। जब मेरे साथी ने डर के मारे बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे बेरहमी से पीटा गया और वापस अंदर धकेल दिया गया। मैंने अपना सर उठाया और उस अंधेरे को देखा। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, क्या यही मेरी किस्मत है? मैंने हमेशा से बस एक नॉर्मल लाइफ चाही थी, जहां मौत का डर न हो, पर यहाँ इस माइन के अंदर हर पल एक जंग थी। अचानक जमीन फटने लगी, मेरे पैरों के नीचे से फर्श गायब हो गया और मैं एक गहरे लाल पोर्टल में गिरने लगा। गिरावट इतनी तेज थी कि मुझे लगा मेरा दम निकल जाएगा, पर जब मेरी आंखें खुली तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। मैं अब उस माइन में नहीं था। मेरे चारों तरफ आग की लपटें थीं और दहकता हुआ लावा बह रहा था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने हाँफते हुए अपने आप से पूछा, क्या मैं एक डंजन के अंदर हूं? उस पोर्टल ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां खतरा माइन से भी कहीं ज्यादा बड़ा था, पर मेरे हाथ में अब भी वही सैंड फिल्ड आवर ग्लास था
जो शायद मेरे नए सफर की शुरुआत का इशारा था। मैं उस नए खौफनाक डंजन में गिरा और हर तरफ फैली गर्मी ने मेरा दम घोंटना शुरू कर दिया। जमीन से उठते धुएं और राख ने मेरे फेफड़ों को जला दिया था। मैंने अपने जले हुए हाथ को देखा जो वॉल्केनिक ऐश से भरा था और समझ गया कि अगर मैं जल्द ही बाहर नहीं निकला तो ये राख मेरी जान ले लेगी। मैंने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने चेहरे पर बांध लिया ताकि सांस ले सकूं। दूर एक ऊंची चोटी दिख रही थी जहां से लावा एक नदी की तरह बह रहा था। वही इस डंजन का सबसे ऊंचा पॉइंट था और शायद मेरे निकलने का एकमात्र रास्ता। मैंने खुद से कहा, मेरा नाम जियोन है और मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उस खौलते हुए लावा के बीच से रास्ता बनाते हुए दौड़ा। एक पल ऐसा आया जब लावा की लपट मेरे इतनी करीब थी कि मौत सामने खड़ी दिखी, पर मैंने हार नहीं मानी। गिरते पड़ते हाँपते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। गुस्से में मेरा खून खौल रहा था। मैंने चीख कर कहा, बकमन हो, तुमने मुझे इस मौत के कुएं में धकेला है, पर मैं जिंदा वापस आऊंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस डंजन से जिंदा निकल कर ही रहूंगा। बस 4 और छलांगे और मैं यहां से बाहर हूंगा। मैंने अपने आप से कहा, रुकना मत, बस चलते रहो, सोचो मत। मेरी जिंदगी ऐसी जगह पर खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं। मैं अपनी पूरी ताकत से कूदा, पर मौत मेरे पीछे ही थी। एक विशालकाय ज्वालामुखी कीड़े यानी वॉल्केनिक वर्म ने धरती चीर कर मुझ पर हमला कर दिया। उसका खुला हुआ मुंह किसी जहन्नम के दरवाजे जैसा था। वो इतना गर्म था कि उसके आसपास की राख तक पिघल रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं ना सिर्फ लावा से बच सकता हूं, बल्कि मैं इस वॉल्केनिक ऐश को भी कंट्रोल कर सकता हूं। उसी राख की मदद से मैं उस कीड़े के हमले से बचकर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन ये डंजन किसी भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ की गर्मी और जहरीली राख मेरे फेफड़ों को अंदर से जला रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी। क्या मैं मरने वाला हूं? मैंने सोचा। अभी कुछ ही देर पहले मैंने बचने की कसम खाई थी और अब मैं जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने अभी तक किसी को डेट भी नहीं किया था। ये नाइंसाफी है। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और एक बार फिर खड़ा हुआ। सॉरी अंकल यमरा, मौत के देवता, पर मैं अभी नहीं आ रहा। मैं हर हालत में यहां से वापस लौट कर रहूंगा। तभी वो विशाल मॉन्स्टर मेरे सामने दोबारा आ गया। मैंने गुस्से में उस पर चीखते हुए कहा कि मेरी जगह किसी क्रोकोडाइल बैग को ले जाए। उसी पल एक भारी और पुरस्रार आवाज गूंजी, तुम्हारी राख को काबू करने की ये सलाहियत काफी दिलचस्प है। मुझे लगा शायद मौत के देवता मुझसे बात कर रहे हैं, मगर जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आसमान से एक बुजुर्ग शख्स बिजली की तेजी से नीचे गिर रहा था। वो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर जा गिरा जैसे कोई तूफान आ गया हो। मैं अभी उस धमाके से संभल ही रहा था कि उस बुजुर्ग वॉरियर ने सीधा उस मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। वो मॉन्स्टर जख्मी तो हुआ, पर उसने पलटकर एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि पूरा डंजन थरथरा गया। मैं बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था जब उन बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि स्टेप 1, मेरे लिए कॉफी बनाओ। मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो गया है या शायद उनका, पर उन्होंने अगला लफ्ज क्रेयॉन कहा और अचानक मेरे चारों तरफ का मंजर बदल गया। मेरे चारों तरफ से आग के शोले उठने लगे और उन शोलों ने एक विशाल आग के परिंदे की शक्ल ले ली। मैं हैरत और खौफ से चीख उठा, ये क्या है? वो बुजुर्ग मुस्कुराए और उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये राख को काबू करने की शक्ति वाकई दिलचस्प है। उन्होंने एक तलवार निकाली और बड़े रोब से खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, वक्त खत्म हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर उनके लहजे में मौत से ज्यादा एक इम्तिहान की ठंडक थी। मैंने महसूस किया कि शायद ये मौत नहीं बल्कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं बेबस खड़ा था और मुझे लग रहा था कि शायद मेरा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन उस बुजुर्ग वॉरियर की ताकत ने मेरी जान बचा ली। जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं अभी मरा नहीं हूं और उनका इंतजार करूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी आंखों से नहीं
बल्कि माना को महसूस करके देखो। मैंने वैसा ही किया और अचानक मुझे अपनी चारों तरफ माना का एक सैलाब बहता हुआ महसूस हुआ। मैं हैरान था कि ये सब ताकत एक छोटे से पत्थर से निकल रही थी। उस बुजुर्ग ने एक झटके में उस विशाल दुश्मन को 2 हिस्सों में काट दिया। उनका रौब ऐसा था कि उन्होंने बाकी बचे हुए दुश्मनों को भी ललकारा। पूरा मैदान उनकी ताकत से ढल गया था। जब सब खत्म हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि मौत की डर को भुलाकर खड़े हो जाओ। मैं अभी भी सदमे में था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुझे सहारा दिया और कहा कि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। अचानक हमारे सामने एक नीली रोशनी का तूफान उठा जो इतना शक्तिशाली था कि उसने आग को बर्फ में बदल दिया। मैंने कभी ऐसी ताकत नहीं देखी थी जहां गर्मी और सर्दी एक साथ मिल रही हो।